अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1, स्टैइक्योमेट्री, या हम कह सकते हैं स्टैइक्योमेट्री। तो स्टूडेंट, जैसा आप सबको पता है कि हमारे इर्द गिर्द 1000 डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। वो चाहे लेबॉर्ट्री में हो, फैक्ट्रीज में हो, हमारे अंदर घरों में जो किचन है उसमें हो रहे हैं, कार के इंजन में हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें भी हो रहा है, और अर्थ में भी हो रहा है। इसी तरह यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो इन तमाम रिएक्शन का हमारे जो लाइफ स्टाइल है इस पर बहुत इफेक्ट है। तो बहुत सारे एग्जांपल है इन रिएक्शंस के। मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज बना देता है। और इसके अलावा हमारे बॉडी में जो फूड होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, फर्टिलाइजर्स को, अमोनिया को बना देता है। तो बहुत सारे रिएक्शन हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। तो केमिस्ट्री का एक्चुअली जो पर्पस है वो ये है कि हम इस ये जो केमिकल चेंजेस हो रहा है, इन केमिकल चेंजेस को हम अंडरस्टैंड कर सके। तो जो केमिस्ट होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फैक्ट्रीज होते हैं तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स का एक प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाता है। जो केमिस्ट होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं इन प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को भी, और रिएक्टेंट इन्होंने जो दिया होगा उसका भी इनको पता होता है। तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। तो इस चैप्टर में जो है, अगर आप लोगों ने देखिए, अगर आप लोगों ने एक थोड़ी सी भी गलती की, आप लोगों ने रॉन्ग कैलकुलेशन दे दिया तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ जाएगा प्रोडक्ट पे। तो आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फिर सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम जो है इस चैप्टर में चूंकि ये जो स्टैइक्योमेट्री है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्टैइक्योमेट्री का मकसद क्या है। ठीक है, तो स्टैइक्योमेट्री जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है वर्ड। एक जो हमारे पास है वो है इसमें स्टॉचियन, EHEI, स्टॉचियन है। और दूसरा जो है हमारे पास वो है क्या, वो है मेट्रॉन। एक हमारे पास स्ट्रॉचियन है और दूसरा है मेट्रन। तो ये स्ट्रॉचियन जो है इसका मतलब है एलिमेंट, और मेट्रन जो है इसका मतलब है मयर। मयर, ठीक है। तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, स्टॉचियन एंड मेट्रॉन। तो स्टोइक्योमेट्री जो है ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। अब इसका डिफिनीशन हम किस तरह कर लेते हैं। अब अगर डिफिनीशन की बात करें तो स्टोइक्योमेट्री का डिफिनीशन कुछ यूं है, दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship। इसमें हम क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप होता है, मींस के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मतलब कि कितने रिएक्टेंट्स हमने दिए थे और कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास बन गए हैं, या जो प्रोडक्ट्स बन गए हैं इसके लिए कितने रिएक्टेंट का जो था वो जरूरत था। तो इसी तरह का कुछ रिलेशनशिप इसमें हम पढ़ लेते हैं, विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव quantitative relationship, between, it deals with the quantitative relationship between products and reactants, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं इसके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मतलब यह है कि हमारे पास लेट सपोज क्या है, कार्बन है और प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हमारे पास 1 मोल अगर कार्बन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कितना मोल होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेटली कितना मोल होगा, 1 मोल CO2 बनेगा। तो इसमें क्या है हमारे पास
एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। या तो हम मास का इसमें वो करेंगे, मास को देखेंगे, या इसका हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे, या फिर हमारे पास जो मोल का कंसेप्ट है उस लिहाज से हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इस ये जो स्टोइकोमेट्री है इसमें हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है दो चीजों के दरमियान। एक है हमारे पास क्या, रिएक्टेंट, और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट। तो मीन्स के जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो कितने बने हैं, और इन प्रोडक्ट के लिए जो रिएक्टेंट यूज हुए हैं वो कितने रिएक्टेंट यूज हुए हैं। और अगर हमें पहले से पता है कि हमारे पास इतनी रिएक्टेंट्स है तो इसके रिजल्ट में कितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ये सारा जो कैलकुलेशन होगा वो हम किधर से सीखेंगे, इस चैप्टर से इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो ये था हमारे पास क्या, स्टोइकोमेट्री। अब स्टोइकोमेट्री जो है इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशन है स्टोइकोमेट्रिक। एक और चीज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक हमारे पास ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो है हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। इस पे भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज है वो है हमारे पास क्या, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट क्या चीज होता है, स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होता है, एक क्वांटिटीज होती है, एक अमाउंट होता है। लेकिन कौन सा अमाउंट होता है, ये हमारे पास एक्चुअली वो अमाउंट होता है जो कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो हमारे पास क्या होता है, अमाउंट होता है किस चीज का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो उस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, लेट सपोज जब हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन वो रिएक्ट करे किस चीज के साथ, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो जो रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 2NH3 अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से मुराद एक्चुअली वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो कि थ्रू आउट किस चीज में जाएगा, रिएक्शन प्रोसेस में जाएगा। उस रिएक्टेंट्स को या उस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। तो अब देखें ना, इसमें क्या है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने मोल है, 3 मोल है। तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो 3 मोल है। कितने मोल नाइट्रोजन के लिए, 2 मोल नाइट्रोजन के लिए हमारे पास, अगर हम 2 मोल अमोनिया बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन का जरूरत होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। तो ये था हमारे पास क्या, स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। अब इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, एक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। जब हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए कुछ अजम्पशन है या हमारे पास कुछ कंडीशन है। तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये क्या है हमारे पास, कंडीशंस फॉर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है उसके लिए कौन कौन से कंडीशन है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है हमारे पास क्या, कि जो रिएक्टेंट्स है वो हमारे पास क्या होंगे, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक कंडीशन तो ये है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कि जब आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसमें आपने क्या क्या होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया होगा किस चीज में, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या है, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए होंगे किस चीज में, प्रोडक्ट में। एक कंडीशन तो हमारे पास ये है। दूसरा जो कंडीशन है स्टोइकोमेट्रिक
कैलकुलेशन के लिए वो है हमारे पास कि इसमें नो साइड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, कि कोई भी साइड रिएक्शन जो होगा वो हिस्सा नहीं लेगा, इसमें कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा, नो साइड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेसेस। कि हमारे पास इसमें जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो इस दौरान आप लोगों ने जो साइड रिएक्शन होता है उसको इग्नोर करना है, मींस कि इसमें कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा है उस वक्त, ठीक है। बस थर्ड कंडीशन है वो है हमारे पास क्या, थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन है इस दौरान ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो टू लॉस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शंस, उसको क्या करेगा, ये ओबे करेगा, शुड बी ओबेड, शुड बी ओबेड। तो अच्छा, अब बाकी जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स है उसका तो समझ आ गया होगा, लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड, इसका क्या मतलब है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप मैं एक एग्जांपल को उठा लेता हूँ। लेट सपोज हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास को क्या एक्सप्रेस करें, ग्राम एक्सप्रेस करें, तो ये कितने ग्राम होंगे, 2 ग्राम होंगे, और ऑक्सीजन हमारे पास डेफिनेटली 32 ग्राम होगा। तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो कितना ग्राम होगा, ये हमारे पास क्या है, 18 ग्राम। अब देखो ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, जो लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन है, या हमारे पास जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, उसको ओबे करता है। क्यों, क्योंकि इधर पे हमारे पास क्या है, जो डिफिनेट वाटर में जो हमारे पास क्या है कंपोजिशन है वो क्या है, इसका अगर टोटल हम देखें तो हमारे पास क्या है 2:1, मीन कि हमारे पास जो क्या है, अगर हम इसका मास का वो प्रोपोर्शनलिटी निकाले तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या करता है, ओबे करता है लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन को या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 2 ग्राम है, और इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो इसका अगर हम क्या करें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 ग्राम रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 ग्राम रह जाएगा। तो इसमें ये जो रेशो है वो क्या है, वाटर के लिए बिल्कुल यही रेशो है कि 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा मीन्स तो 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये क्या है, एक लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी से हमारे पास क्या होगा, वो वाटर का कंपोजिशन होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को ओबे नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इधर पे टोटल अगर देखा जाए तो मास कितना है, 34 ग्राम है, और यहाँ पर क्या है, 18 ग्राम है। तो ये हमारे पास क्या करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेड़ से हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये जब आपस में मिलकर क्या बना देता है, हमारे पास H2 और O2 मिसाल के तौर पर यही बन जाता है इससे। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 2 ग्राम है, और ये हमारे पास कितने होंगे, 32 ग्राम होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, 34 ग्राम ये होगा। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मास अगर इधर पे 34 ग्राम है टोटल, तो यहाँ पर भी 34 है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर लेता है, ये कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इस केस में ये जो हमारे पास इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे हो रहा है। लेकिन अगर डिफिनेट प्रोपोर्शन को देखा जाए तो वाटर में जो प्रोपोर्शनिटी है वो क्या है, यहाँ पर देखो ये 2 क्या है, अगर 32 है तो 1:16 है, क्या है, 1:16 है। मीन्स कि यहाँ पर 8 ग्राम जो है वो क्या है,
इस वक्त इंक्रीजमेंट आया हुआ है, तो ये 8 ग्राम जो है वो इसमें क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रही है, तो ये इंक्रीज आ गया है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, ये भी एक क्या है, स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, स्टैकोमेट्रिक अमाउंट नहीं है। तो फिर स्टैकोमेट्रिक अमाउंट के लिए किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होने चाहिए जो कि इन दोनों लॉ को क्या करे, ओबे करे। तो हमारे पास लेट्स सपोज क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन है प्लस 1 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वो क्या होगा, 2H2O बनेगा। अब देखो ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये क्या कर लेता है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे कर लेता है और लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन को भी ओबे कर लेता है। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टोटल कितना मास बन जाता है, 4 ग्राम अगर इसका बन जाता है और 32 ग्राम इसका बन जाता है, तो टोटल यहाँ पर भी क्या है, 34 ग्राम बन जाता है। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो उसको किया ओबे किया है। दूसरी बात जो है डिफिनेट प्रोपोर्शनलिटी को देख लेते हैं कि इसमें ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितने ग्राम होंगे, अगर एक का 16 है तो दो का कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या रह जाएगा, 4 और ये 8, तो 1:8। ठीक है, क्योंकि 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आ जाता है। ठीक है, तो ये वही जो हमारे पास वाटर के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, 1:8 है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, 1:8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, एक स्टैकोमेट्रिक अमाउंट है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इसमें एक तो रिएक्टेंट जो थे वो कम्प्लीटली क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या है, इसमें लॉस नहीं हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ है। और बात है वो क्या है इसमें कि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शनल दोनों को ओबे किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टैकोमेट्रिक अमाउंट है। तो ये था आज का लेक्चर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।